जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज की क्लास में हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के 2016 से लेकर के 2024 के जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर हुए हैं उन सभी के बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरीय क्वेश्चनों को इस क्लास में कवर करेंगे। और साथ ही हमने हिंदी की लघु उत्तरीय क्लास 2016 से 2024 तक की पूरी करवा दिया है। जिन लोगों ने उन क्लासों को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और साथ ही डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की अन्य क्लासेस भी करवा दी गई हैं, तो आप सभी लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए। आप किसी भी सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हों, डीएलएड, बीटीसी और बीएड संबंधी सब क्लासेस इस चैनल पे करवाई जाती हैं और सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले दी जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम 2016 से लेकर के 2024 के सभी बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरीय क्वेश्चनों को इस क्लास में कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है। तो बताइए इनमें से मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है। तो खड़ी बोली जो है मानक हिंदी का मूल आधार है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन से दिए गए विकल्पों में कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो आपको पहचान करना है कि इनमें से कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो दिए गए चारों ऑप्शनों में से भार्गवी ये जो है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, और बाकी आपका भारती, वीणा पाणी, शारदा ये सभी तीनों के तीनों जो है सरस्वती के पर्यायवाची हैं। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन करा है, भिक्षुक में प्रत्यय है, तो आपको बताना है कि भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो भिक्षुक में उक प्रत्यय लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही बता दें, किसी भी शब्द के जो है बाद में प्रत्यय लगते हैं, यानी कि प्रत्यय जो है किसी भी शब्द के बाद में लगते हैं और उपसर्ग जो है किसी भी शब्द के पहले लगते हैं। तो दोनों के दोनों याद रखिएगा, अति लघु उत्तरीय में पूछ सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है, लघु शब्द का विपरार्थक है, तो इसमें से आपको लघु शब्द का विपरार्थी अर्थात विलोम शब्द बताना है। तो लघु शब्द का विपरार्थी जो है दीर्घ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला है, पूर्व और पश्चिम के बीच की दिशा क्या कहलाती है। तो पूर्व और पश्चिम के बीच की दिशा ईशान कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं इसके अति लघु उत्तरीय क्वेश्चनों की तरफ, क्योंकि आपके हिंदी के पेपर में 5 ही बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। क्वेश्चन है, कोकिल एवं कूप शब्द का तद्भव शब्द लिखिए। तो आपसे कोकिल और कूप शब्द का तद्भव शब्द पूछा है, तो बता दें कोकिल का तद्भव शब्द कोयल हो जाएगा और कूप का तद्भव शब्द जो है कुआं हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रा और सु उपसर्ग लगाकर दो दो शब्द लिखिए। तो आपसे प्रा और सु के दो दो शब्द जो है उपसर्ग लगा करके बनाने हैं। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि किसी भी शब्द के पहले जो है उपसर्ग लगाए जाते हैं और प्रत्यय जो है किसी भी शब्द के बाद में लगाए जाते हैं। तो सबसे पहले प्रा उपसर्ग से नए शब्द दो बनाने हैं। तो हार में जो है प्रा उपसर्ग लग जाने से प्रहार बन जाएगा, और दान में जो है प्रा उपसर्ग लगाने से प्रदान बन जाएगा, और योग्य शब्द में सु उपसर्ग लगाने से सुयोग्य बन जाएगा, और कर्म में जो है सु उपसर्ग लगाने से सुकर्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके दो दो शब्द हो गए प्रा और सु उपसर्ग लगा करके। आइए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन से समुद्र शब्द के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो आपसे समुद्र शब्द के 4 पर्यायवाची पूछा है, तो बता दें समुद्र शब्द के पर्यायवाची जलधि, सिंधु, पयोधि, नदीस, उदति, वारिधि, निर्निधि, सागर इत्यादि होते हैं। तो आप नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, कई बार ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन आपका डीएलएड में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एक दंत एवं नीलकमल में प्रयुक्त समास के नाम लिखिए। तो आपसे पूछा है कि एक दंत और नीलकमल में कौन सा समास का प्रयोग किया गया है। तो बता दें, एक दंत में जो है बहुब्रीहि समास का प्रयोग किया गया है और नीलकमल में कर्मधारय समास का प्रयोग किया गया है। तो दोनों के दोनों नोट डाउन कर लीजिए। आइए अब देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि खाने के दांत और दिखाने के और कहावत का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। तो आपसे खाने के दांत और दिखाने के और कहावत का जो है अर्थ पूछा है और उसका वाक्य प्रयोग भी पूछा है। तो बता दें, इसका जो है कहावत का अर्थ बनेगा कथनी और करनी में अंतर, यही जो है इसका अर्थ हो जाएगा। अगर वाक्य प्रयोग की बात करें तो नेता लोग लोगों की सहायता के लिए बड़े बड़े आश्वासन देते हैं और अवसर आने पर गायब हो जाते हैं। उनका हाल जो है खाने के दांत और दिखाने के और जैसा है। ठीक है, तो ये आपका सबसे उपयुक्त उदाहरण है। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, काकर पाथर जोरी के मस्जिद लगी बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। इन पंक्ति के रचयिता कौन है। तो आपसे पूछा है कि काकर पाथर जोरी के मस्जिद लगी बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। इन पंक्तियों को पूछा है कि किसके द्वारा जो है ये पंक्तियां रचित हैं। तो बता दें, ये पंक्तियां जो है आपकी कबीरदास जी द्वारा रचित हैं। तो नोट डाउन कर लीजिए किसके द्वारा जो है, कबीरदास जी द्वारा ये रचित पंक्तियां हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। यहाँ से आपके लघु उत्तरीय क्वेश्चन शुरू हैं जो कि हमने पहले ही उनको करवा दिया है। जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखा है तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अब दोस्तों हम आ चुके हैं अगले नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। तो क्वेश्चन से ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि हैं। तो आपसे पूछा है कि ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि कौन से हैं। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा कबीरदास जी ज्ञानाश्रय शाखा के जो है प्रमुख कवि हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अदर ऑप्शनों की बात कर लेते हैं। तो अदर ऑप्शनों में मलिक मोहम्मद जैसी, तो मलिक मोहम्मद जैसी जो है ये सूफी कवि थे। ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में अगर पूछता है आपसे तो ये सूफी शाखा के जो है कवि थे। और तुलसीदास की अगर बात करें तो ये राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। और सूरदास की अगर बात करें तो ये जो है कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। ठीक है, और कबीरदास जो है ये ज्ञानाश्रय शाखा के कवि थे। तो सारे के सारे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि लोकायतन के रचनाकार हैं। तो आपको बताना है कि लोकायतन के रचनाकार कौन है। तो बता दें, लोकायतन के रचनाकार जो है सुमित्रानंदन पंत जी हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और इस लोकायतन की रचना सुमित्रानंदन पंत द्वारा 1964 में जो है प्रकाशित की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिरेक्टर थे। प्रस्तुत कथन निम्नांकित लेखकों में से किस लेखक का है। तो ये जो है किस लेखक के द्वारा कहा गया था कि भाषा पर कबीरदास जबरदस्त अधिकार था, ये वाणी के डिरेक्टर थे। ये जो है किसके द्वारा कहा गया था। तो ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि चित्रक का तद्भव रूप है। तो इनमें से आपको बताना है कि चित्रक का जो है तद्भव रूप कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा चित्रक का तद्भव रूप चौथा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए वाक्यांश का एक शब्द हो जाएगा अंकिचन। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को।
क्वेश्चन कह रहा है देशज शब्द क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो आपसे पूछा है कि देशज शब्द किन्हें कहते हैं, उदाहरण सहित आपको समझाना है। तो बता दें देशज शब्द की उत्पत्ति देश प्लस जा से के योग से हुई है, जिसका अर्थ है देश में जन्मा, अर्थात जो बोलचाल की भाषाओं से ग्रहित है उन शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। अपनी भाषा में कहें तो ऐसे शब्द जिनका अपने ही देश में जो है प्रयोग हुआ है या अपने ही देश में जिन शब्दों का जन्म हुआ है उसे जो है देशज शब्द कहते हैं। उदाहरण के तौर पे देखें लोटा, खिचड़ी, डिबिया, कचौड़ी, ये सभी के सभी देशज शब्द हैं। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है लकीर का फकीर होना, मुहावरे का अर्थ बताइए। तो ये अभी आपका डीएलएड 3rd सेमेस्टर में पूछा गया था कि लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका जो है अर्थ हो जाएगा पुरानी प्रथा का चलना। लकीर का फकीर होना ये जो है इसका सही अर्थ हो जाएगा। अगर वाक्य प्रयोग की बात करें तो मेरी दादी आज भी लकीर की फकीर है, क्योंकि उन्हें कुछ नया समझाना बहुत ही मुश्किल होता है। लकीर का फकीर का अर्थ है कि पुराने प्रथा और चाल चलन पे आज भी चलना। ठीक है दोस्तों, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है मुख मयंक सम मंजू मनोहर पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो बताइए दोस्तों मुख मयंक सम मंजू मनोहर में कौन सा अलंकार है। तो इसमें दोस्तों उपमा अलंकार है। ठीक है दोस्तों, इसमें कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। अब आइए जान लेते हैं कि उपमा अलंकार क्या होता है। तो बता दें जहाँ एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे आपका उदाहरण के तौर में देखें मुख मयंक सम मंजू मनोहर में जो है उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर मुख की तुलना मयंक अर्थात चंद्रमा से की गई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर चेहरे की जो है तुलना चंद्रमा से की गई है, यानी कि मुंह की तुलना चंद्रमा से की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। और उपमा अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ पर किसी दो वस्तुओं के बीच में तुलना या समानता की जाती है, वहाँ पर आपका उपमा अलंकार होता है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का अर्थ बताइए। तो आपसे पूछा है कि अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो इसका जो है सही अर्थ हो जाएगा कि ज्ञान कम और दिखावा अधिक करना। यही जो है अधजल गगरी छलकत जाए का सही अर्थ हो जाएगा कि कम ज्ञान होने पर भी अत्यधिक दिखावा करना इसका सही अर्थ हो जाएगा। अगर इसके वाक्य प्रयोग की बात करें तो रमेश 12वीं पास करके स्वयं को बहुत बड़ा विद्वान समझ रहा है, तो वही बात हुई कि अधजल गगरी छलकत जाए, ये इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगला जो क्वेश्चन है संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। तो आपसे पूछा है कि संयुक्त वाक्य किसे कहा जाता है। तो बता दें आपकी हेडिंग पड़ेगी संयुक्त वाक्य जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्यों का बोध होता है, जिसमें वाक्य विभिन्न योजकों जैसे और, अतः, या, तथा, एवं, इसलिए, फिर भी, तो, नहीं, किंतु, परंतु, लेकिन आदि शब्दों से जुड़े होते हैं तो उन्हें जो है संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ऐसे शब्द जिनके द्वारा जो है और, अंत, तथा, इसलिए, फिर भी, लेकिन, परंतु, किंतु ये सभी शब्दों से जो वाक्य जुड़े होते हैं उन्हें जो है संयुक्त शब्द कहते हैं या संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उदाहरण के तौर पे देखें मीना पढ़ाई कर रही है लेकिन राम सो रहा है। यहाँ पर देखिए दो वाक्य जो है लेकिन शब्द से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य ये होगा। ठीक है दोस्तों, और दूसरे उदाहरण की बात करें राधा ने मेहनत की और सफल हो गई। यहाँ पर जो है और शब्द से दोनों वाक्य जुड़े हुए हैं। पहला आपका राधा ने मेहनत की और दूसरा जो है सफल हो गई, ये दोनों वाक्य और शब्द से जुड़े हुए हैं, तो ये आपका संयुक्त वाक्य कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि तार सप्तक का संपादन किस समय में हुआ। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो बता दें तार सप्तक का जो है संपादन भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा 1943 में किया गया था। कब दोस्तों? 1943 में जो है तार सप्तक का संपादन किया गया था। और तार सप्तक में अज्ञेय जी द्वारा नई कविता के प्रणय हेतु 7 कवियों का एक मंडल बना करके इसका संचालन और संपादन किया गया था। तो ये भी साथ में याद रखिएगा, किसके द्वारा? अज्ञेय जी द्वारा जो है इसका संचालन और संपादन किया गया था 1943 में तार सप्तक का। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को, क्योंकि यहाँ से आपके लघु उत्तरीय क्वेश्चंस स्टार्ट हैं, तो उनको हम पहले से ही कवर करवा चुके हैं। अब दोस्तों हम आ चुके हैं अगले नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। तो इसका पहला बहुविकल्पी प्रश्न है कि परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार हैं। तो आपसे पूछा है कि परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार कौन है। तो बता दें परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बात करें अदर ऑप्शनों की, जयशंकर प्रसाद की रचनाओं की, तो इनकी रचनाएं जो है कामायनी, आंसू, झरना, ये जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद की। और अगर प्रेमचंद जी की बात करें तो प्रेमचंद की जो है गोदान, गबन, कर्मभूमि, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और अगर राम महादेवी वर्मा की बात करें तो इनकी निहार, नीरजा, दीपशिखा और यामा जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जो कि बहुत पूछी जाती हैं। इस प्रश्न का आंसर आपका परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो उपसर्ग जो है पहले लगता है किसी भी शब्द के, तो इसमें प्रत्येक शब्द में जो है उपसर्ग आपसे पूछा है, तो इसमें जो है प्रति उपसर्ग का जो है प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो आपको इसमें से बताना है कि ज्येष्ठ जो है कौन से ऑप्शन में सही लिखा हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में ज्येष्ठ सही लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में ज्येष्ठ सही लिखा है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है संस्कृत में वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं वे कहे जाते हैं। तो जो संस्कृत से शब्द लिए गए हैं और उनका ज्यों का त्यों जो है हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें जो है तत्सम कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें तत्सम कहा जाता है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो आपको इनमें से बताना है कि संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। तो बता दें संयुक्त व्यंजन जो है दिए गए विकल्पों में से ऋषि आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। ठीक है, और बाकी आपका छा, त्रा, ज्ञ, ये तीनों के तीनों संयुक्त व्यंजन है। अब आइए जान लेते हैं इनका निर्माण किन किन शब्दों से मिलकर के होता है। तो छा शब्द का निर्माण आधा का, सा और छोटा आ से मिल करके इसका जो है निर्माण होता है। और त्रा की बात करें तो आधा ता, आधा रा और आ शब्द मिल करके त्रा शब्द का निर्माण करते हैं, अक्षर का निर्माण करते हैं। और ज्ञ की अगर बात करें तो ये जो है आधा जा, ई, आधा इया और छोटा आ मिल करके ज्ञ शब्द वर्ण का निर्माण करते हैं। और स्रा शब्द की बात करें तो ये आधा सा, आधा रा और छोटा आ मिल करके स्रा शब्द का जो है वर्ण का निर्माण करते हैं। तो नोट डाउन कर लीजिए, इसको इंपॉर्टेंट है, इनमें से आपको कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन जो है बहुत आपके एग्जाम में पूछता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है अब यहाँ से आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो कह रहा है कि पुष्प तथा बिजली शब्द के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो आपसे दोस्तों पुष्प तथा बिजली शब्द के दो दो पर्यायवाची पूछा है। तो आप जान लेते हैं पुष्प की पर्यायवाची। तो पुष्प की पर्यायवाची जो है सुमन, कुसुम, मंजरी और प्रसून होते हैं।
जबकि बात करें बिजली शब्द की तो बिजली के जो है पर्यायवाची विद्युत, दामिनी, चंचला, सौदामिनी या चपला जो है विद्युत के अर्थात बिजली के जो है पर्यायवाची होते हैं। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जीवन निर्वाह तथा वीणा वादनी में प्रयुक्त समास का नाम लिखिए। तो आपको जीवन निर्वाह और वीणा वादनी शब्द में जो है समास बताने हैं। तो बात करें जीवन निर्वाह में तो इसमें जो है तत्पुरुष समास है और इसका समास विग्रह हो जाएगा जीवन का निर्वाह। ठीक है दोस्तों, इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। और बात करें वीणा वादनी में तो इसमें जो है बहुब्रीहि समास है, इसका समास विग्रह हो जाएगा वीणा का वादन करने वाली सरस्वती। ठीक है दोस्तों, ये आपका समास विग्रह हो जाएगा और इसमें बहुब्रीहि समास है वीणा वादनी में। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। तो आपसे पूछा है कि आग बबूला होने का अर्थ बताना है और वाक्य प्रयोग भी करना है इसका मुहावरे में। तो इसका अर्थ हो जाएगा आग बबूला होने का अत्यंत क्रोधी होना या गुस्सा होना या क्रोधित होना, ये जो है इसका सही अर्थ हो जाएगा। और वाक्य प्रयोग की बात करें परीक्षा में मेरे अंक ना आने पर मेरे पिता जी आग बबूला हो गए, तो ये इसका जो है वाक्य प्रयोग हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अनुप्रास अलंकार का उदाहरण सहित लिखिए। तो आपसे पूछा है कि अनुप्रास अलंकार को उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना है। तो बता दें अनुप्रास अलंकार जहाँ स्वरों की समानता के बिना भी वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पे देखें तो तरनि तनिजा तर तमाल तरुअर बहुछाए, ये जो है यहाँ पर ता शब्द का वर्ण का बार बार आवृत्ति की गई है तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पर स्वरों की समानता के बिना भी बार बार किसी भी वर्ण की पुनरावृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। इस उदाहरण में तरनि तनिजा तर तमाल तरुअर बहुछाए में ता शब्द की वर्ण की जो है बार बार रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन से उप तथा प्रति उपसर्ग लगाकर दो दो शब्द बताइए या लिखिए। तो आपसे उप तथा प्रति उपसर्ग लगा करके दो नए शब्दों का निर्माण करना है। तो बता दें पहले उपसर्ग क्या होता है। तो ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़ करके अर्थात पहले जुड़ करके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसके अर्थ में जो है विशेषता ला देते हैं उन्हें जो है उपसर्ग कहा जाता है। अब उप उपसर्ग से नए शब्द जो है उपदेश, उपग्रह, उपचुनाव, उपलब्ध, ये जो है नए शब्द हो जाएंगे। सभी में देख लीजिए उप प्रत्यय सबसे पहले लगा है, फिर मूल शब्द है। देश में जो है उप प्रत्यय उपसर्ग लगा देने से उपदेश हो जाएगा। ग्रह में उपसर्ग लगा देने से उपग्रह हो जाएगा। और इसी प्रकार प्रति उपसर्ग की बात करें तो दिन में प्रति उपसर्ग लगा देने से प्रतिदिन बन जाएगा। कुल में प्रति उपसर्ग लगा देने से प्रतिकूल हो जाएगा। रोध में प्रति उपसर्ग लगा देने से प्रतिरोध हो जाएगा। और रूप में प्रति उपसर्ग लगा देने से प्रतिरूप हो जाएगा। तो ये शब्द जो है उप और प्रति उपसर्ग के हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि प्रकृति का सुकुमार कवि जो है सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जितनी भी रचनाएं की हैं इनकी अधिकतम जो है रचनाएं प्रकृति के ऊपर लिखी गई हैं, तो इसलिए इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आइए किताबी परिभाषा देख लेते हैं इसकी क्या है कि प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। पंत जी के प्रकृति के प्रति अत्यंत सूक्ष्म और संवेदनशील दृष्टि थी। इनकी रचनाओं में जो है प्रकृति का अत्यंत मनोहरकारी और सुंदर जो है चित्रण किया गया है। ठीक है दोस्तों, हमने दोनों प्रकार से जो है एक अपनी भाषा में परिभाषा और एक किताबी भाषा की परिभाषा दोनों के दोनों बता दिए हैं। जो आपको ठीक लगे वो आप लिख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अगले नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ से आपके लघुत्तरी क्वेश्चन शुरू हैं।
अब दोस्तों हम आ चुके हैं अगले नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे, यानी कि 2019 के क्वेश्चन पेपर पे आ चुके हैं। तो क्वेश्चंस कह रहा है जिसका जन्म पहले हुआ है का अर्थ है, तो जिसका जन्म पहले हो चुका है उसका अर्थ जो है अनुज कहलाता है, अग्रज कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या कहलाता है? अग्रज कहलाता है। और बात करें अदर ऑप्शनों की, अनुज की, तो अनुज मीन्स होता है छोटा भाई। और बात करें भ्राता की, तो भ्राता का अर्थ होता है भाई। और पितामह की बात करें तो पितामह का अर्थ होता है दादाजी। सारे के सारे नोट कर लीजिए, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर अग्रज हो जाएगा। जिसका जन्म पहले हुआ है उसे अग्रज कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा आंख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का अर्थ है। तो बताइए दोस्तों इस लोकोक्ति का अर्थ, सही अर्थ कौन सा हो जाएगा? आंख का अंधा नाम नयन सुख। तो राइट आंसर हो जाएगा गुण के विरुद्ध नाम होना। यही जो है इसका सही अर्थ हो जाएगा लोकोक्ति का। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अचरज शब्द का तत्सम रूप है। तो बताइए दोस्तों इनमें से अचरज शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आश्चर्य जो है अचरज शब्द का तत्सम रूप होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि तपस्वी शब्द का तद्भव रूप है। तो बताइए दोस्तों तपस्वी शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तपसी जो है तपस्वी शब्द का तद्भव रूप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है सूरदास की रचना है। तो बताइए दोस्तों इनमें से सूरदास की रचना कौन सी है? साहित्य लहरी, प्रेम वाटिका, दोहावली या झरना? तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सूरदास की रचना जो है साहित्य लहरी है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और बात करें अदर ऑप्शनों की, तो प्रेम वाटिका तो ये जो है रसखान के द्वारा रचित है। और बात करें दोहावली की तो ये जो है तुलसीदास द्वारा रचित है। और बात करें झरना की तो ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है दोस्तों, सभी के सभी नोट कर लीजिए। इस प्रश्न का आंसर सूरदास की रचना जो है साहित्य लहरी है। आइए बढ़ते हैं इसके अति लघु उत्तरीय क्वेश्चनों को देखते हैं। अब अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन पहला है हरिऔध जी का पूरा नाम क्या है? तो आपसे पूछा है कि हरिऔध जी का पूरा नाम क्या है। तो बता दें हरिऔध जी का पूरा नाम जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। और हरिऔध जी हिंदी के कवि, निबंधकार तथा संपादक थे। उन्होंने जो है हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति के रूप में भी कार्य किया है। तो ये आपका हरिऔध का संक्षिप्त परिचय है। ठीक है दोस्तों, इनका पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय अर्थात हरिऔध है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है उन्नति तथा कृपण शब्दों का विपरार्थक शब्द लिखिए। तो आपसे इनका उन्नति और कृपण शब्द का विलोम शब्द पूछा है। तो उन्नति का जो है विलोम शब्द अर्थात विपरार्थी शब्द जो है अवनति हो जाएगा। और कृपण की बात करें तो कृपण का मतलब इसका विपरार्थी हो जाएगा दाता। तो नोट डाउन कर लीजिए। आइए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है सावन तथा किसान का तत्सम रूप लिखिए। तो आपसे सावन और किसान शब्द का तत्सम रूप पूछा है। तो बता दें सावन का जो है तत्सम रूप हो जाएगा श्रावण और किसान का तत्सम रूप हो जाएगा कृषक। ठीक है दोस्तों, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन से आंसू काव्य के रचयिता कौन है? तो आपसे पूछा है कि आंसू काव्य के रचयिता कौन है। तो बता दें आंसू काव्य के रचयिता जो है जयशंकर प्रसाद हैं। और यह जयशंकर प्रसाद का प्रथम स्मरण था जो कि 1925 ईस्वी में साहित्य सदन चिरगांव झांसी से जो है प्रकाशित किया गया था। कहाँ से? चिरगांव झांसी से जो है ये प्रकाशित किया गया था 1925 में। और यह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित जो है काव्य है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है कह रहा है कि आकाश से तारे तोड़ना मुहावरे का अर्थ बताते हुए आप अपने वाक्य प्रयोग
कीजिए। तो आपसे पूछा है कि आकाश से तारे तोड़ना मुहावरे का सही अर्थ जो है आपको बताना है और उसका वाक्य प्रयोग भी आपको करना है। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा असंभव कार्य करना, इसका अर्थ हो जाएगा आकाश से तारे तोड़ना का, और इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि भारत की क्रिकेट टीम के लिए ऑस्ट्रेलिया से मैच जीत लेना मानो आकाश से तारे तोड़ लेने के जैसा है। ठीक है दोस्तों, ये इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है, हिंदी जगत में महाप्राण कवि के रूप में कौन सा कवि जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो पूछा है कि हिंदी जगत में महाप्राण कवि के नाम से किसे जो है जाना जाता है। तो बता दें, हिंदी जगत में महाप्राण कवि के रूप में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को जाना जाता है। इन्हें हिंदी साहित्य छायावादी युग के प्रमुख कवि थे। ठीक है, ये किस युग के थे? छायावादी युग के जो है कवि थे, और इन्हें महाप्राण कवि हिंदी इतिहास में जाना जाता है। उन्हें महाप्राण की उपाधि उनकी गहरी और शक्तिशाली भाषा शैली के लिए दी गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। अब दोस्तों हम आ चुके हैं अगले नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। तो इसका पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, कबीर के सूफी गुरु कौन थे। तो आपसे पूछा है कि कबीरदास के सूफी गुरु कौन थे। तो बता दें, कबीरदास के सूफी गुरु जो है सेखती थे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्या भूलूं क्या याद करूं की विधा है। तो बताइए दोस्तों, क्या भूलूं क्या याद करूं ये कैसी विधा है। तो ये जो है आत्मकथा है, जो कि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगर इसके लेखक पूछता है तो हरिवंश राय बच्चन इसके लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद की वह रचना जो अधूरी रह गई है। तो आपकी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये जो है पूछी गई है डीएलएड में। तो बता दें, प्रेमचंद की जो है रचना मंगलसूत्र ये जो है अधूरी रह गई थी। इसी रचना को करते समय इनकी मृत्यु भी हो गई थी, प्रेमचंद जी की। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है रचना इनकी अधूरी रह गई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला है, घड़ी साज शब्द है। तो आपको बताना है कि घड़ी साज शब्द कैसा शब्द है। देशज शब्द है, संकर शब्द है, विकारी शब्द है या रूढ़ शब्द है। तो ये जो है संकर शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। घड़ी साज ये आपका संकर शब्द है। और बता दें, संकर शब्द किन्हें कहते हैं। तो वे भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। कहने का मतलब भिन्न भिन्न भाषाओं अलग अलग भाषाओं से मिल करके जो शब्द बनाए जाते हैं उन्हें जो है संकर शब्द कहा जाता है। जैसे हिंदी और फारसी को मिल करके ये जो है घड़ी साज शब्द बना हुआ है। घुड़ और सवार शब्द मिल करके जो है घुड़सवार शब्द बना है। चाल और बाज शब्द मिल करके चालबाज शब्द बना है। और हिंदी और अंग्रेजी शब्द को मिला करके जैसे आपका रेलगाड़ी शब्द बना है। टिकट और घर मिला करके टिकट घर बना है। तो ये जो है आपके सभी संकर शब्द के उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, रसाल पर्यायवाची शब्द है। तो बताइए दोस्तों, रसाल जो है पर्यायवाची किसका शब्द है। तो ये जो है आम का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और आम के अदर पर्यायवाची की बात करें तो आम, आम्र, अमृतफल और अति सौरभ या साहूकार जो है आम के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं इसके अतिलघुत्तरी क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो अतिलघुत्तरी क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, ता था दा धा का उच्चारण स्थान बताइए। तो आपसे वर्ण ता था दा धा का जो है उच्चारण स्थान पूछा है। तो बता दें, इनका जो है उच्चारण स्थान दांतों के सहयोग से होता है। तो ये दंत वर्ण हैं। ठीक है दोस्तों, कैसी इनकी ध्वनियाँ निकलती है, दंत ध्वनियाँ इनकी निकलती है। तो इन्हें दंत वर्ण कहा जाता है, ता था दा धा ना को। ठीक है दोस्तों, आइए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, आग और हाथी का तत्सम रूप लिखिए। तो आपसे आग और हाथी का तत्सम रूप पूछा है। तो बता दें, आग का जो है
अग्नि हो जाएगा और हाथी का जो है हस्ती या गज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए, ये इधर इसका तत्सम शब्द दिया है और इधर जो है इसका तद्भव शब्द दिया है, तो नोट डाउन कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि उपकार के बदले किए जाने वाले उपकार को क्या कहते हैं। तो बताइए दोस्तों, उपकार के बदले उपकार किए जाने को क्या कहा जाता है। तो बता दें, उपकार के बदले उपकार किए जाने को प्रत्य उपकार कहा जाता है। तो याद रखिएगा, क्या कहा जाता है, प्रति उपकार कहा जाता है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन से 12 बाट होना लोकोक्ति का अर्थ बताते हुए उसका वाक्य प्रयोग कीजिए। तो आपसे पूछा है कि 12 बाट लोकोक्ति का जो है अर्थ और उसका वाक्य प्रयोग भी आपको बताना है। तो इसका अर्थ हो जाएगा तितर बितर होना, अर्थात अलग हो जाना। और अगर इसके वाक्य प्रयोग की बात करें तो भाई भाई की लड़ाई में सोनू और सोहन 12 बाट कर दिए गए, कहने का मतलब अलग अलग कर दिए गए। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन से किसी भाषा का स्वरूप अनिश्चित होता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो बताइए दोस्तों, किसी भाषा का स्वरूप अनिश्चित कैसे होता है। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी भाषा का अनिश्चित स्वरूप। अब इस पे आइए जान लेते हैं। तो बता दें, अनौपचारिक भाषा का स्वरूप अनिश्चित होता है। इसके पीछे कोई औपचारिक या नैतिक बाह्यतम न होकर के प्रयोजनात्मक बाह्यतम होती है। व्यक्ति अपने हृदय के भावों एवं विचारों को व्यक्त करने के उद्देश्य से जिसका प्रयोग करता है उसे ही भाषा का अनिश्चित स्वरूप कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अपने शब्दों में कहें तो जिन भावों और विचारों को के उद्देश्य को बताने को जो है व्यक्ति व्यक्त करता है उसे ही किसी भी भाषा का स्वरूप कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। तो आपसे पूछा है कि योग रूढ़ शब्द की आपको परिभाषा बतानी है। तो बता दें, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं परंतु एक विशेष अर्थ के लिए जो है प्रसिद्ध होते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। कहने का मतलब जो अन्य शब्दों के योग से मिल करके बनाए जाते हैं और वो जो है किसी एक विशेष अर्थ के लिए जाने जाते हैं उन्हें जो है रूढ़ योग शब्द कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे देखें, लंबोदर। तो कहने का मतलब यहाँ पर लंब प्लस उदर से मिलकर के बना हुआ लंबोदर शब्द है, अर्थात बड़े पेट वाला। तो यहाँ पर गणेश जी के लिए जो है प्रयुक्त किया गया है। तो देख लीजिए, लंबोदर शब्द से जो है किसको संबोधित किया गया है, गणेश जी को संबोधित किया गया है, यानी किसी विशेष अर्थ के लिए यहाँ पर संबोधित किया गया है। दूसरे की बात करें, दशानन। तो 10 आनन हैं जिसके, अर्थात 10 मुखों वाला। तो यहाँ पर रावण के लिए जो है एक विशेष अर्थ जो है किया गया है, मतलब रावण के लिए प्रयोग किया गया है। पंकज, तो पंक प्लस जा से मिल करके बना हुआ है पंकज। तो पंकज का मतलब होता है कीचड़ में उत्पन्न, अर्थात कमल के लिए जो है पंकज शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए सभी कुछ। फिर बढ़ते हैं अगले कुछ नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। अब दोस्तों हम आ चुके हैं अगले नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। तो इसका पहला बहुविकल्पी क्वेश्चन है, राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। तो आपसे पूछा है कि राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन से हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने 2017 के क्वेश्चन पेपर पे बताया था कि तुलसीदास जो है राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बात करें अदर ऑप्शनों की, कबीरदास की, तो कबीरदास जो है ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। और बात करें जैसी की, यानी मलिक मोहम्मद जैसी की, तो ये जो है सूफी जो है काव्य धारा के कवि हैं। और बात करें वल्लभाचार्य की, तो वल्लभाचार्य जो है पुष्टिमार्ग भक्ति काव्य शाखा के जो है कवि हैं। तो सारे के सारे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि तुलसीदास हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि साकेत महाकाव्य के रचनाकार हैं। तो आपसे पूछा है कि साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन हैं। तो बता दें, साकेत महाकाव्य के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त।
चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जो प्रमाण करने योग्य हो के लिए एक शब्द है। तो बताइए दोस्तों, जो प्रमाण करने योग्य होता है उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट हो जाएगा प्रणम। यही जो है इसका वाक्य प्रयोग के लिए एक शब्द हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है आंसू का तत्सम शब्द है। तो यहाँ पर आपसे आंसू का तत्सम शब्द पूछा है। तो आंसू का तत्सम शब्द जो है अश्रु हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और बात करें अदर ऑप्शनों की, तो आँख का तत्सम हो जाएगा अच्छी, और आग का तत्सम हो जाएगा अग्नि, और आगे का तत्सम हो जाएगा अग्र। तो इनको भी नोट डाउन कर सकते हैं, पूछ सकता है ये भी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि गोदान के लेखक हैं, इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों, गोदान के लेखक कौन हैं। तो बता दें, गोदान के लेखक जो है मुंशी प्रेमचंद हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं इसके अति लघुत्तरी क्वेश्चनों को देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं। तो आपसे पूछा है कि अनेकार्थी शब्द किन्हें कहा जाता है। तो बता दें कि जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जिन शब्दों के एक से अनेक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखें पानी, तो पानी को जो है आभा या चमक, इज्जत, योग्यता से जो है इनका अर्थ होता है। और बात करें गजब की, तो गजब का जो है अर्थ अद्भुत और जिसकी संभावना ना हो सके, ये जो है इसका सही अर्थ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन करा है निर और सम उपसर्ग लगा करके एक एक शब्द बनाइए। तो आपको निर और सम उपसर्ग लगा करके एक एक शब्द बनाना है। तो निर उपसर्ग से जो आपका निर्विकार, निर्धन, निर्दोष ये शब्द बन जाएंगे। और सम उपसर्ग की बात करें तो सम उपसर्ग से जो है संयम, संयोग, संकीर्ण ये शब्द जो है बन जाएंगे। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो आपसे पूछा है कि आंखें खुलना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है। तो इसके अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ हो जाएगा होश आना। आंखें खुलने का सही अर्थ है होश आना। और अगर वाक्य प्रयोग की बात करें तो इसका वाक्य प्रयोग होगा जब सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा तभी तुम्हारी आंख खुलेगी, ये इसका वाक्य प्रयोग होगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है चमक चूकी पुण्य का पछताने, लोकोक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो आपसे पूछा है कि समय चूकी पुण्य का पछताने, लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा कि जिन्होंने समय को पहचान करके इसका सदुपयोग नहीं किया तो समय निकल जाने के पर कैसा पछताना, ये इसका सही अर्थ हो जाएगा लोकोक्ति का। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है सरल वाक्य किसे कहते हैं। तो आपसे पूछा है कि सरल वाक्य किन्हें कहा जाता है। तो बता दें, जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए। जिन वाक्यों में केवल एक उद्देश्य और एक ही विधेयक होता है उन्हें जो है सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे देखें, बिजली चमकती है, पानी बरसता है, वह दौड़ता है, ये सभी के सभी साधारण वाक्य अर्थात सरल वाक्य के उदाहरण हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि केसर और केसर शब्दों के अर्थ में अंतर बताइए। तो आपसे केसर और केसर शब्दों में अंतर बताना है। तो पहले केसर का अर्थ हो जाता है कुमकुम और दूसरे केसर का अर्थ हो जाता है शेर के गले का बाल। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए। ये आपका नया क्वेश्चन मिला है, अभी एक भी बार ये रिपीट नहीं हुआ है, हो सकता है आपके पेपर में आ भी जाए। तो दोनों के दोनों नोट डाउन कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे।
अब दोस्तों हम आ चुके हैं अगले नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे, यानी कि 2022 के क्वेश्चन पेपर पे आ चुके हैं। तो इसका पहला बहुविकल्पी प्रश्न आया था 2022 में, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं जो संस्कृत से विकृत होकर के हिंदी में आए हैं। तो ऐसे शब्दों को जो है तद्भव शब्द कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो संस्कृत भाषा से जो है विकृत होकर के हिंदी भाषा में शब्द आए हैं उन्हें जो है तद्भव कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे उदाहरण के तौर पे देखें, आग, वीर, छत, ये जो है सभी संस्कृत से विकृत होकर के अर्थात अलग होकर के हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, तो इन्हें जो है तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जान लेते हैं कि तत्सम शब्द क्या होता है। अति लघु उत्तरी में पूछ सकता है तत्सम और तद्भव शब्द। तो हिंदी भाषा में संस्कृत में कुछ शब्द मूल रूप से ज्यों का त्यों प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें जो है तत्सम कहते हैं। जैसे अग्नि, अश्रु, ग्रह, ये सभी के सभी तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो तद्भव और तत्सम दोनों के दोनों आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा, पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। तो आपसे पूछा है कि महादेवी वर्मा की रचना इनमें से कौन सी नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठौला क्लब, यही जो है महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। और बाकी आपकी निहार, नीरजा, गिल्लू, ये सभी जो है महादेवी वर्मा की जो है रचनाएं हैं। और अन्य महादेवी वर्मा की रचनाएं बता दें, इनकी जो है रचनाएं निहार, नीरजा, दीपशिखा, यामा, संध्या, अरुगीत, ये सभी की सभी महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। और बात करें ठौला क्लब की, तो ये जो है बाबू गुलाब राय द्वारा जो है रचित रचना है। ठीक है दोस्तों, और इस प्रश्न का आंसर भी ठौला क्लब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। दोस्तों रचनाएं सभी की इसलिए मैं बता दे रहा हूं क्योंकि आपके एग्जाम में किसी की भी रचना आ सकता है, किसी भी लेखक या कवि की। तो अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पूरी तरह से मना कर देना, इसके लिए सटीक मुहावरा है। तो बताइए दोस्तों, पूरी तरह से मना कर देना, इसका जो है कौन सा मुहावरा सही दिए गए विकल्पों में से है। तो बता दें इसका जो है सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंगूठा दिखा देना, अर्थात बिल्कुल पूरी तरीके से मना कर देना किसी चीज़ को। तो यही इसका सही अर्थ हो जाएगा। और बात करें अदर ऑप्शनों की, अंधे की लकड़ी होना, तो इसका जो है सही अर्थ होता है कि एकमात्र सहारा होना। अगला है अक्ल का दुश्मन होना, तो इसका जो है अर्थ होता है मूर्ख होना या बेवकूफ़ होना। और अगला है अक्ल पर पत्थर पड़ जाना, इसका जो है अर्थ हो जाएगा बुद्धि कम होना। ठीक है दोस्तों, इसका अक्ल पर पत्थर होने का अर्थ हो जाएगा बुद्धि कम होना। और इस प्रश्न का आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पूरी तरह से मना कर देना का सटीक मुहावरा हो जाएगा अंगूठा दिखाना। आइए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन से मधुशाला के रचयिता हैं। तो मधुशाला के रचयिता जो है आप सभी को पता है कि बहुत ही फेमस रचना है, ये हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बच्चन साहब की अन्य जो है रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। तो इनकी अन्य रचना जो है मधु कलश, मधुशाला, निशा नियंत्रण, एकांत संगीत और आत्म परिचय, ये जो है हरिवंश राय बच्चन द्वारा जो है अन्य लिखी हुई कविताएं हैं, रचनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। तो बताइए दोस्तों, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग जो है इनमें से कौन सा है। तो सबसे महत्वपूर्ण अधिगम प्रक्रिया का अंग माना जाता है छात्र। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं इसके अतिलघु उत्तरी प्रश्नों को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है कथा सम्राट के रूप में हिंदी में कौन विख्यात है। तो बताइए दोस्तों, कथा सम्राट के रूप में कौन लेखक जो है हिंदी इतिहास में विख्यात है। तो बता दें कथा सम्राट के रूप में हिंदी इतिहास में मुंशी प्रेमचंद जो है विख्यात हैं, क्योंकि इन्होंने हिंदी कहानी को नवजीवन की समस्याओं से जोड़ने का सराहनीय प्रयास किया है। ठीक है, इनकी जितनी भी
कहानी संग्रह थे वो सभी के सभी समाज के ऊपर लिखे गए थे, इसलिए इन्हें जो है कथा सम्राट के रूप में जाना जाता है हिंदी इतिहास में। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का नाम लिखिए। ये आपका 2019 बहुविकल्पी में भी प्रश्न आ चुका है। तो आप सभी को पता होगा कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की जो है आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं, यही जो है इनकी आत्मकथा है और इनकी ये जो है बहुत सी फेमस जो है रचना है। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने इसको 4 खंडों में विभाजित किया है। पहला आपका क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा जो है नील का फिर निर्माण, तीसरा जो है बसेरे से दूर और चौथा जो है 10 द्वार से सोपान तक। ये जो है 4 खंडों में इन्होंने इस रचना को क्या भूलूं क्या याद करूं को जो है विभाजित किया है हरिवंश राय बच्चन ने। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि राम ने रावण को मारा, वाक्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित करिए। तो इसको जो है आपको कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। तो बता दें इसका जो है कर्मवाच्य में परिवर्तन हो जाएगा रावण राम द्वारा मारा गया। ठीक है दोस्तों, यही इसका वो कर्मवाच्य में परिवर्तन हो जाएगा। और बता दें कि जिस वाक्य में क्रिया मारा गया का रूप बदल करके कर्म रावण को प्रधानता दी गई है, इसमें जो है यही इसका कर्मवाच्य में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है क्या किया गया है कि मरा गया जो है क्रिया का रूपांतरण जो है कर्म रावण को जो है प्रधानता दी गई है, वाक्य जब परिवर्तन इसका किया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है आधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो आपसे पूछा है कि आधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो इसका जो है अर्थ हो जाएगा मूर्ख होना। ठीक है दोस्तों, आधी खोपड़ी का अर्थ होता है कि मूर्ख होना। और इसका वाक्य प्रयोग की अगर बात करें तो ब्रजेश तो आधी खोपड़ी का आदमी है, उससे बात करेंगे तो अपने ही समय और दिमाग खराब होगा, ये इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सुलेख किसे कहते हैं। तो आपको इस पे टिप्पणी करना है कि सुलेख क्या होता है। तो बता दें सुलेख अर्थात लिखावट सुधारने के लिए लिखा गया लेख सुलेख कहलाता है। सुलेख को सुंदर लेख या हस्तलेख भी कहा जाता है। इसमें लिपि को सुंदर और आकर्षक तरीके से लिखा जाता है। सुलेख का अभ्यास एकाग्रता, धैर्य और कल्पनाशीलता को जो है विकसित करने में जो है मदद करता है। अतः सुलेख शब्द का प्रयोग हाथ से लिखे गए सुंदर अक्षरों के लिए किया जाता है। और सुलेख को अंग्रेजी में जो है कॉपलीग्राफी तथा गुड हैंड राइटिंग भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि किसी एक राष्ट्रीय पर्व पर 4 पंक्तियां लिखिए। तो आपसे पूछा है कि किसी भी एक राष्ट्रीय पर्व पर आपको 4 पंक्तियां लिखना है। यहाँ पर हम गांधी जयंती के ऊपर जो है 4 पंक्तियां देखेंगे। चलिए फटाफट इसको देख लेते हैं। तो पहला आपका पॉइंट बनेगा गांधी जयंती हमारे देश का जो है एक राष्ट्रीय पर्व है। यह हर वर्ष जो है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे कि यह जो है महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। इस दिन भारत के सार्वजनिक अवकाश होता है। ठीक है, 2 अक्टूबर को भारत में सार्वजनिक अवकाश होता है गांधी जयंती के दिन। और महात्मा गांधी को बापू या राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। चौथा पॉइंट लिखेंगे भारत को आज़ाद कराने में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था तथा सत्य, शांति और अहिंसा के ये जो है समर्थक थे। ठीक है, आप किसी भी राष्ट्रीय पर्व के बारे में लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप महात्मा गांधी के बारे में ही लिखें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे, क्योंकि यहाँ से आपके लघुत्तरी क्वेश्चन शुरू हैं। अब दोस्तों हम आ चुके हैं नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे, यानी 2023 का ये आपका क्वेश्चन पेपर है। तो 2023 में पहला बहुविकल्पी प्रश्न आया था वात्सल रस
के सम्राट कहे जाते हैं? तो आपको बताना है कि वात्सल रस के सम्राट किसे कहा जाता है। तो बता दें वात्सल रस का सम्राट सूरदास को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है। तो बताइए दोस्तों अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आप सभी को पता होगा कि इसका जो है एकमात्र सहारा अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पहाड़ के नीचे की समभूमि के लिए एक शब्द है। तो पहाड़ के नीचे जो है समभूमि का एक अर्थ अर्थात एक शब्द आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा अधिकता, यही जो है इसका एक शब्द हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहाड़ के नीचे की समभूमि के लिए एक शब्द जो है अधिकता हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अभिव्यक्ति के उद्देश्य हैं। तो अभिव्यक्ति के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं? भाषा एवं साहित्य में रुचि का विकास, ये जो है अभिव्यक्ति का उद्देश्य होता है। बोलने की योग्यता, ये भी जो है अभिव्यक्ति का उद्देश्य होता है। लिखने की योग्यता, तो ये भी अभिव्यक्ति का उद्देश्य होता है। तो इसका सही जवाब अर्थात राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी के सभी अभिव्यक्ति के उद्देश्य होते हैं। चलिए अब जान लेते हैं अभिव्यक्ति होती क्या है। तो बता दें विचार प्रकट करना इसका सही अर्थ होता है अभिव्यक्ति का, अर्थात व्यक्ति द्वारा अपने मन के भावों एवं विचारों को प्रकट करना ही अभिव्यक्ति कहलाता है। पूछ सकता है अति लघु उत्तरी में। और इसके उद्देश्य कौन कौन से होते हैं? तो बोलने की योग्यता का विकास करना, ये जो है अभिव्यक्ति का उद्देश्य होता है। दूसरा, लिखने की योग्यता का विकास करना भी अभिव्यक्ति का उद्देश्य होता है। और भाषा एवं साहित्य में रुचि का विकास करना भी अभिव्यक्ति का उद्देश्य होता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन से तपस्वी शब्द का तत्सम रूप है। तो आपको बताना है कि तपस्वी शब्द का जो है तत्सम रूप है। ये आपका 2018 में भी क्वेश्चन आ चुका है बहुविकल्पी में। तो ये जो है तपस्वी शब्द का तद्भव रूप हो जाएगा तपसी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तपसी। आइए जान लेते हैं इसके अति लघु उत्तरी प्रश्नों को। क्वेश्चन करा आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछा है कि आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है हिंदी इतिहास में? तो बता दें आधुनिक मीरा जो है महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। और महादेवी वर्मा जी की रचनाओं में प्रेम, वीरा और भावनात्मक की गहनता देखने को मिलती है, इसलिए इन्हें जो है आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है हिंदी इतिहास में। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? तो आपसे पूछा है कि तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था। तो बता दें तुलसीदास जी का जन्म 13 अगस्त 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर में हुआ था। आप सभी को पता होगा कि इनका जन्म 13 अगस्त 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर में हुआ था। कोई कोई बुक में आपको जिले का नाम चित्रकूट भी देखने को मिलेगा, क्योंकि राजापुर जो है बांदा और चित्रकूट के जो है दोनों सीमाओं पर स्थित जो है एक जगह है। और बता दें गोस्वामी तुलसीदास राम भक्तों के समाज सुधारक भी थे। इनके पिता का नाम जो है आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। ठीक है, याद रखिएगा, इनके पिता का क्या नाम था? आत्माराम दुबे। और इनकी माता जी का नाम हुलसी था। उनकी रचनाएं जो है कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। इनकी रचनाएं जो है रामचरितमानस, रामलला नछऊ और बरवई रामायण तथा गीतावली जो है इनकी प्रमुख रचनाएं थीं तुलसीदास जी की। ठीक है दोस्तों, तुलसीदास जी के बारे में संक्षिप्त जीवन जो है आप नोट डाउन कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि रचना की दृष्टि से शब्द के भेद बताइए। तो आपसे पूछा है कि रचना की दृष्टि से शब्द के भेद कितने होते हैं। तो बता दें रचना की दृष्टि से शब्द के भेद 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका रूढ़ या मूल शब्द, दूसरा आपका यौगिक शब्द और तीसरा जो है योग रूढ़ शब्द। तो आइए इन तीनों को एक एक करके जान लेते हैं। तो आपकी
पहली हेडिंग पड़ेगी रूढ़ या मूल शब्द। तो वे शब्द जिनके घटकों का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। कहने का मतलब ऐसे शब्द जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता है उन्हें जो है रूढ़ शब्द या मूल शब्द कहे जाते हैं। जैसे जल, अग्नि, घोड़ा इत्यादि, इनका जो है कोई एक विशेष अर्थ नहीं होता। जल है तो जल ही रहेगा, अग्नि है तो अग्नि ही रहेगा, घोड़ा है तो वो घोड़ा ही रहेगा। तो इन्हें मूल शब्द या रूढ़ शब्द कहते हैं। आइए जान लेते हैं दूसरे वाले को, यौगिक शब्द। तो वे शब्द जो दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों से के योग से बनते हैं उन्हें जो है यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक मतलब जोड़ना, तो मतलब दो शब्दों के जोड़ से या मिलान से जो नया शब्द बनता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे घर प्लस वाला मिलकर के घर वाला शब्द बना है, पानी पतंग मिलकर के पानी पतंग शब्द मिलकर के बना है। ठीक है, अब आइए जान लेते हैं तीसरा वाला योग रूढ़ क्या होता है। तो योग रूढ़ आपका अति लघु उत्तरी 2019 के क्वेश्चन पेपर में भी आया था। तो बता दें, वे यौगिक शब्द जिनका अर्थ घटकों के योग से भिन्न होता है योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। कहने का मतलब उनका योग कुछ अलग होता है और उनका अर्थ जो है कुछ अलग होता है, उन्हें जो है योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कमल प्लस नयन, तो कमल प्लस नयन मिलकर के कमल नयन बनता है शब्द, लेकिन ये जो है विशेष अर्थ सुंदर आँखों के लिए प्रयोग किया जाता है। और बात करें नील प्लस कंठ मिल करके नीलकंठ बना है, तो ये जो है नीलकंठ शब्द जो है भगवान शिव के लिए जो है किया जाता है प्रयोग। ठीक है, यानी कि शब्द कुछ और रहता है और इसका अर्थ कुछ और रहता है, ऐसे शब्दों को जो है योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्रिया किसे कहते हैं। तो आपसे पूछा है कि क्रिया किसे कहते हैं, तो बता दें वह शब्द जिससे किसी काम के होने या करने का बोध होता है उसे जो है क्रिया कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे देखें, राधा ने पत्र लिखा, तो यहाँ पर लिखा शब्द जो है क्रिया शब्द है। दूसरा उदाहरण है, रोहित खेल रहा है, तो यहाँ पर खेलना जो है क्रिया का काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है मौनवाचन की दो विशेषताएं लिखिए। तो आपसे मौनवाचन की दो विशेषताएं पूछा है, तो बता दें आपकी हेडिंग पड़ेगी मौनवाचन की विशेषताएं। तो मौनवाचन में जो है अर्थ ग्रहण शीघ्र होता है, मौनवाचन में जो है नेत्र और मस्तिष्क जो है सक्रिय रहते हैं, छात्रों को थकान से यह बचाता है, और मौनवाचन में निपुणता का आना व्यक्ति के विचारों की पूर्णता का उद्बोधक है, और भाषाई दक्षता अधिकार का सूचक होता है। मौनवाचन में समय की भी बचत होती है। मौनवाचन द्वारा एक छात्र दूसरे छात्र के जो है वाचन में बाधा उत्पन्न नहीं करता। सामूहिक वाचन के लिए मौनवाचन जो है सर्वोत्तम है। मौनवाचन जो है में समय छात्र चिंतन भी करता है, और मौनवाचन के अवसर पर जो है अध्यापक को छात्रों के पाठन का निरीक्षण करना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब मौनवाचन के द्वारा ही छात्रों में जो है कोई बाधा नहीं होती है, मतलब छात्र एक दूसरे को जो है परेशान नहीं करते, बाधा नहीं पहुंचाते हैं। और मौनवाचन का जो है अध्यापक द्वारा जो है पढ़ाए गए पाठन का जो है निरीक्षण भी करना चाहिए, और मौनवाचन जो है से छात्रों में थकान नहीं होती है, और यह जो है मौनवाचन समय को भी बचाता है। आप पॉइंट वाइज भी इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, नंबर डाल करके। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि लोकोक्ति की दो विशेषताएं बताइए। तो आपसे पूछा है कि लोकोक्ति की दो विशेषताएं आपको बताना है। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी लोकोक्ति की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली आपकी हो जाएगी लोकोक्ति की पूरे वाक्य का निर्माण करने में जो है असमर्थ होती है। कहने का मतलब लोकोक्ति जो है पूरे वाक्य का निर्माण करने में असमर्थ होती है, सामर्थ होती है। और दूसरा आप लिखेंगे लोकोक्ति जीवन के अनुभवों पर आधारित होती है। तीसरा जो है लिखेंगे इसका क्षेत्र विस्तृत होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका लोकोक्ति की विशेषताएं हो जाएंगी। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे, यानी 2024 के क्वेश्चन पेपर पे, जो कि लास्ट होगा।
अब दोस्तों हम आ चुके हैं 2024 का क्वेश्चन पेपर, यानी कि पिछले साल का ही क्वेश्चन पेपर है। ठीक है दोस्तों, और ये लास्ट आपका क्वेश्चन पेपर होगा। तो इसका पहला बहुविकल्पी प्रश्न आया था, मनुष्य के भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति होती है। तो बताइए दोस्तों, मनुष्य के भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति कैसी होती है? तो भाव संभावनाओं द्वारा भी मनुष्य के भाव और विचारों की अभिव्यक्ति होती है, और संकेतों द्वारा भी होती है, वाणी द्वारा भी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त तो सभी के द्वारा जो है मनुष्य के भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति होती है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो इनमें से आपको बताना है कि कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रयोद। यही जो है कमल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये जो है बादल का पर्यायवाची है, याद रखिएगा। प्रयोद किसका पर्यायवाची है? ये जो है बादल का पर्यायवाची है। और बाकी आपके दिए गए ऑप्शनों में से पुंडरीक, जलद, सरोद, ये सभी के सभी कमल के जो है पर्यायवाची हैं, जबकि प्रयोद बादल का पर्यायवाची है, याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मृत्यु की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द होगा। तो बताइए दोस्तों, मृत्यु की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द कौन सा प्रयुक्त होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा मुमूर्ष। यही जो है मृत्यु की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होगा। ठीक है दोस्तों, अर्थात जो मरने की इच्छा रखता है उसे मुमूर्ष कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अनौपचारिक स्थल है। तो इनमें से बताना है कि अनौपचारिक स्थल कौन सा है? डाकघर, बैंक, घर, विद्यालय। तो राइट आंसर हो जाएगा घर जो है अनौपचारिक स्थल है। ठीक है दोस्तों, और बाकी के आपके डाकघर, बैंक, विद्यालय ये जो है औपचारिक स्थल हैं, जबकि घर जो है आपका अनौपचारिक स्थल है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला है, निम्न में मूलतः हिंदी का विराम चिन्ह है। तो इनमें से बताइए हिंदी का जो है विराम चिन्ह कौन सा है? हंसपद, पूर्ण विराम, उद्धृत चिन्ह और अर्ध विराम। तो बता दें हिंदी का जो है मूलतः विराम चिन्ह पूर्ण विराम को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, विराम चिन्ह से संबंधित आपका क्वेश्चन आ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अब इसके अति लघुत्तरी क्वेश्चनों की ओर। अब अति लघुत्तरी क्वेश्चन में जो है इसका पहला क्वेश्चन से कह रहा है कि मसी कागज छुयो नहीं, कमल गही नहीं नाथ, पंक्ति किस कवि के विषय में कही गई है? तो ये जो है कक्षा 9th की क्लास में आप लोग बहुत अच्छे से इसको पढ़े होंगे, क्योंकि ये कक्षा 9th में जो है पंक्तियाँ दी गई हैं। तो ये जो है कबीरदास के विषय में कही गई हैं कि मैंने कभी कमल कागज और कलम छुआ नहीं और फिर भी जो है हरि का नाम जप रहा हूँ। ठीक है, इस पंक्ति का अर्थ यही हो जाएगा। ठीक है, और ये कबीरदास के विषय में कही गई हैं। ठीक है, कक्षा 9th के क्लास में ये पंक्तियाँ दी गई हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन से योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो आप सभी को पता होगा कि योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। कई बार जो है ये क्वेश्चन से रिपीट हुआ है, बहुविकल्पी और अति लघुत्तरी में भी। तो बता दें जो यौगिक शब्द तो लेकिन समान अर्थ जो है ना बता करके एक विशेष अर्थ की ओर संकेत करते हैं, उन्हें जो है योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे नीलकंठ जो है भगवान शिव को, और लंबोदर मतलब गणेश जी को। तो इसके उदाहरण आप लिख सकते हैं, जैसे लंबोदर हो गया, नीलकंठ हो गया, ये जो है योग रूढ़ शब्द के उदाहरण हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन से तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो ये भी आपका कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। तो बता दें संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों का त्यों हिंदी में जो है प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन करा है मूल्यांकन के उपकरण बताइए। तो आपसे पूछा है कि मूल्यांकन के उपकरण कौन कौन से होते हैं। तो बता दें मूल्यांकन के उपकरण जो है निम्नलिखित होते हैं। आपकी हेडिंग पड़ेगी, हेडिंग जरूर दोस्तों आप किसी भी क्वेश्चन के साथ हेडिंग जरूर डालिएगा, इससे जो है आपके नंबर्स अच्छे मिलते हैं।
तो मूल्यांकन के जो है उपकरण, अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली, परीक्षण, सर्वेक्षण आदि जो है ये सभी मूल्यांकन के प्रकार होते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है किन्हीं 4 तत्सम शब्दों का तद्भव रूप लिखिए। तो आपसे पूछा है कि किन्हीं 4 तत्सम शब्दों का तद्भव शब्द आपको लिखना है। जैसे अग्नि का जो है तद्भव आग हो जाएगा, दूध का तद्भव जो है दूध हो जाएगा, दुग्ध का तद्भव दूध हो जाएगा, और हरिद्रा का जो है तद्भव हल्दी हो जाएगा, भ्रमर का जो है भौंरा हो जाएगा तद्भव शब्द। तो आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है। ये आपका 2016 में आया था क्वेश्चन। तो बता दें आंखें खुलने मुहावरे का अर्थ होता है होश में आना या सचेत होना। तो याद रखिएगा इसका अर्थ क्या होता है, होश आना या सचेत होना। यही इसका आंखें खुलने का मुहावरे का अर्थ होता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में और अपने कॉलेज के ग्रुप में जो है क्लास को शेयर कर दीजिए, और फिर मिलेंगे इसके नई क्लास लेकर के। और दोस्तों जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे जो है डीएलएड, बीटीसी और बीएड संबंधी सभी जो है सेमेस्टर की संपूर्ण तैयारी करवाई जाती है, और कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है तो सबसे पहले आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।